तो आज जो बात होगा आज का क्लास होगा फंक्शंस के बारे में। ओके। तो जावास्क्रिप्ट में खास करके फंक्शंस जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। वैसे फंक्शंस हार्ड प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, बट जावास्क्रिप्ट में खास करके ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन फंक्शंस के ऊपर बेस करके ही रिएक्ट जेएस का जो फ्रेमवर्क है वो एक्चुअली बना है अभी। ठीक ओके। है। वैसे वो लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी प्रोसेस ट्राई किया था बीच में, लेकिन वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो प्रोसेस है उसको छोड़ के फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में चला गया है, जिसका कोई कुछ एडवांटेजेस है जावास्क्रिप्ट में फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम करने में। वैसे ओके। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम भी सपोर्ट करता है, जो प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मैनर्स है, बट फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिकली क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है और उसमें ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा मिलता है जब हम लोग रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क में काम करते हैं। तो लेकिन ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी पूरा फीचर्स हो सकता है, लेकिन उसके लिए इस फीचर्स को पूरी तरीके से इनेबल करने के लिए इसका जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर या जो भी प्रोसेस चाहिए वो एंगुलर जेएस में दिया गया है। जो एंगुलर है, और एंगुलर का जो अभी का वर्जन है वो टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करके किया गया है। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम क्या है और फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम मतलब चीज़ आसान क्या है वो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम लोगों को बैकअप लाइब्रेरी बहुत सारा चीज़ें बन के रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कभी कभी थोड़ा सा हेवी लोडेड हो जाता है, क्योंकि एक फंक्शन ऑब्जेक्ट के साथ बहुत सारा फंक्शन बहुत सारा प्रॉपर्टी एक साथ में आ जाता है। उसके लिए बहुत सारा लाइब्रेरीज पहले से बन के बैठा हुआ रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हेवी होता है। जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब क्लास ऑब्जेक्ट इस तरीके का अगर कोई प्रोसेस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हेवी हो जाता है। लेकिन दूसरा चीज़ यही है कि उसमें प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन, स्ट्रक्चरिंग और सिक्योरिटी, ये सारा चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काफ़ी अच्छा होता है। जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योर लैंग्वेज मतलब क्या बोलते हैं एनकैप्सुलेटेड या सिक्योर जो लैंग्वेज का जो पैटर्न है वो है नहीं बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब बेसिकली इसमें हम लोग प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये इस तरह का जो लॉजिक है, ये इस तरह का जो चीज़ें हैं, ये डायरेक्टली हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज़ नहीं कर सकते। तो ओके। इसीलिए जावास्क्रिप्ट में डेटा हाइडिंग का कोई मतलब चीज़ है ही नहीं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जिसकी वजह से इस जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा हाइडिंग ना होने की वजह से डेटा तो हमेशा ओपन रहता है, और करेक्ट। डेटा अगर ओपन रहता है तो उसमें अगर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और लाइब्रेरीज बनाते हैं तो बेसिकली लाइब्रेरीज कभी कभी ज़्यादा हेवी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जब भी हम लोग उसको रीयूज़ करते हैं उसका एक्सेसिबिलिटी और रीयूजेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाता है। ओके। तो उसके वजह से कुछ डेटा एक्सेसिंग काफ़ी लूजली कनेक्टेड हो जाता है, जिससे डेटा प्रोटेक्शन कभी कभी होता नहीं है, क्योंकि उसमें जब भी कोई भी प्रॉपर्टी हम लोग डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, मतलब खास करके क्लास ओरिएंटेड जो भी चीज़ें हो रहता है, उसका जितनी भी प्रॉपर्टीज रहता है वो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है, जो बाहर से मॉडिफाई हो सकता है। लेकिन जब हम लोग फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो कम से कम जावास्क्रिप्ट में एक स्कोप लोकली मेंटेन होता है, जिसको बोलते हैं लोकल स्कोप, जिसकी वजह से क्या है फंक्शन थोड़ा सा बेहतर है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन जावास्क्रिप्ट से, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के जितनी भी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करते हैं उस प्रॉपर्टी को हम लोग लोकली उसको एक्सेस करना, उसको यूज़ करना, उसको कोलैप्स करके रखना, बाहर में एक्सेस ना देना, वो एक क्लास के अंदर उसका फीचर्स नहीं होता है, लेकिन एक फंक्शंस के अंदर होता है फंक्शन स्कोप की वजह से जावास्क्रिप्ट का। तो इसी वजह से क्या होता है जावास्क्रिप्ट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो जावास्क्रिप्ट को पावरफुल बनाता है फंक्शंस के थ्रू। तो इसीलिए फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी। तो इसीलिए ओके।
जावास्क्रिप्ट जब हम लोग जानते हैं तो जावास्क्रिप्ट में हम लोगों को कुछ फंक्शंस पैटर्न हम लोगों को जानना पड़ता है। नॉर्मल जो पैटर्न होता है जिसका होता है वॉइड, Okay. जिसको बोलते हैं नॉन रिटर्न टाइप। Okay. नॉन रिटर्न टाइप, Yes. ओके। तो यहाँ पे जो नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन जो है वॉइड, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं, ये जो नॉन रिटर्न टाइप वॉइड फंक्शन है, ये वॉइड फंक्शन बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को यूज़ करते हैं नॉर्मली जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम ज़्यादातर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं एज ए यूज़र बेस, मतलब एंड यूज़र जैसे हम लोग डेवलपर है, ज़्यादातर लोग हम लोग इस फंक्शंस को यूज़ करते हैं जब हम लोग अपना प्रोग्राम को रन कराते हैं, मतलब रन कराने के टाइम पे यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरा जो फंक्शन टाइप है वो होता है रिटर्न टाइप। Okay. रिटर्न टाइप बेसिकली जब हम लोग कोई भी लाइब्रेरी फंक्शंस बनाते हैं तो उस फंक्शंस के लिए हम लोग रिटर्न टाइप यूज़ करते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन मीन्स जहाँ पे कोई भी तरह का सॉल्यूशन हम लोग डिपेंड किए एक फंक्शंस के अंदर और उसको हम लोग कहीं पे स्टोर करके रख दिया जो एज ए लाइब्रेरी काम करेगा। मतलब बैकएंड में से उस पर्टिकुलर फंक्शंस को जैसे ही कॉल करते उसका जो फीचर्स है वो लेकर हम लोग डायरेक्टली उसका यूज़ कर सकते हैं। तो होता है रिटर्न टाइप फंक्शन। और रिटर्न टाइप फंक्शंस में रिटर्न कीवर्ड डेफिनेटली यूज़ करना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी रिटर्न कीवर्ड दिख जाएगा फंक्शंस के अंदर उसका मतलब यही है कि वो रिटर्न टाइप फंक्शन है। ओके, तो ये दो तरह का फंक्शंस है और इस दो तरह का फंक्शंस के अंदर और दो तरह का ऑप्शंस रहता है। एक होता है नॉन पैरामीटराइज और दूसरा होता है पैरामीटराइज, जहाँ पे आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। तो ये दो तरीके का फंक्शंस हम लोगों को हर तरह का फंक्शंस में दिख जाएगा। उसके बाद तीसरा जो फंक्शंस टाइप आता है वो होता है एक्सप्रेशन टाइप फंक्शन। Okay. एक्सप्रेशन टाइप फंक्शन, ये जो एक्सप्रेशन टाइप फंक्शन जो है वो बेसिकली रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप दोनों ही हो सकता है। जस्ट यहाँ पे जो डिक्लेरेशन का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा अलग से होता है, तो इसीलिए इस फंक्शन टाइप को हम लोग एक्सप्रेशन टाइप फंक्शंस बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी हम लोगों को फंक्शंस डिक्लेयर करना पड़ता है उसके लिए हम लोग पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल के अंदर हम लोग फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, तो जिसकी वजह से ये एक्सप्रेशन टाइप फंक्शंस बन जाता है। Okay. उसके एक पॉइंट 3 के लिए आप बोल रहे हो वेरिएबल डिक्लेयर, जैसे हम लोग पाइथन में लैम्बडा डिफाइन करते हैं, नहीं तो कुछ अलग एक सिंगल स्टेटमेंट बोल सकते हैं कैसे। पॉइंट नंबर 3 के लिए एक्सप्रेशन टाइप में नॉन लाइक फंक्शन। एक्सप्रेशन टाइप फंक्शंस एक फंक्शंस मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके बाद फंक्शंस हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ओके ठीक है, देख लेते हैं फिर ये। ठीक है, तो बेसिकली उस वो मेनली लैम्डा फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो यूज़ हो सकता है फंक्शंस सिंटैक्स के ऑल्टरनेटिव में। लेकिन फंक्शन जो है वो फंक्शन तो फंक्शन ही होता है। उसको डिक्लेयर करने का तरीका बहुत अलग अलग है। ठीक है, तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस बहुत अलग अलग टाइप में यूज़ होता है, ओके तो वही बात हम लोग कर रहे। उसके बाद आता है एनोनिमस फंक्शन। लेकिन ये एनोनिमस फंक्शन तभी यूज़ होता है जब हम लोग पहले कॉल बैक फंक्शन क्रिएट कर ले। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे पहले हम लोगों को होना चाहिए कॉल बैक फंक्शन। जब भी हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करेंगे उस कॉल बैक फंक्शंस के बाद ही जाके हम लोग उस कॉल बैक फंक्शंस का जो डेटा एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ता है वो हम लोग पाते हैं एनोनिमस फंक्शन से। एनोनिमस फंक्शन जो है उससे हम लोगों को ये फंक्शंस का जो डेटा है वो हम लोग को मिलता है एनोनिमस फंक्शन। और इस एनोनिमस फंक्शंस के बाद में हम लोगों को और एक तरह का फंक्शन हम लोगों को मिलता है जो है क्लोजर फंक्शन। स्पेलिंग क्या है पता थोड़ा सा, CLOUSER। क्लोजर स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो रहा है। CLOSURE क्लोजर। क्लोजर,
तो ये बेसिकली क्लोजर फंक्शन है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है अभी भी, मुझे लग रहा है। तो ओके। जो भी है, स्पेलिंग परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं वही कॉन्सेप्ट तो हम लोग कंसेप्ट क्लियर होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। करेक्ट तो करेक्ट। ये लगभग 6 तरह का जो फंक्शंस है, ये 6 तरह का फंक्शंस ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और एक फंक्शन रहता है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है कंस्ट्रक्टर टाइप। TRUCTO COI structure con CONSTR structure. कंस्ट्रक्टर Yes. कंस्ट्रक्टर टाइप। Yes. तो ये कंस्ट्रक्टर टाइप फंक्शन है जो एक ऑब्जेक्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है। मतलब ये कंस्ट्रक्टर टाइप फंक्शन जो है, ये लगभग एक क्लास ही बोला जा सकता है जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो लगभग ये 6-7 तरह का जो फंक्शन टाइप है, ये 6-7 तरह का फंक्शन टाइप जावास्क्रिप्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Okay. तो पहला जो फंक्शन है, पहला फंक्शन वॉइड फंक्शन। तो वॉइड फंक्शंस के लिए जस्ट हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते हैं हमेशा। तो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज़ करने के बाद फंक्शंस का नाम लिखते हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन दे रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ हाई। Okay. जिस फंक्शन के अंदर से डायरेक्टली हम लोगों को आउटपुट मिल जाता है, उसको हम लोगों को बोल सकते हैं नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन। और ये फंक्शंस काफ़ी हद तक खुद एग्जीक्यूट करके निकल जाता है। मतलब इसको बोलते हैं सेल्फ इन्वोकेशंस फंक्शन, जो खुद से खुद ये चलेगा। निकल जाता है। Yes. तो यहाँ पे हाई GUEST हाई गेस्ट, अगर कोई पैरामीटर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे डायरेक्टली वो अपना काम करने के लिए इस फंक्शंस में एक आउटपुट दे दिया, सिंपल से आउटपुट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम लोग इस फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, इस फंक्शंस को हम लोग कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये एक्चुअली चलता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। मतलब जावास्क्रिप्ट HTML पेज के साथ एम्बेड होकर चलता है, या Node.js एनवायरनमेंट पे चलता है, ये दोनों जगह पे चलता है। और यहाँ पे जब हम लोग चलाते हैं तो यहाँ पे कोई एग्जैक्ट एंट्री फाइल हम लोग डिफाइन नहीं करते। अगर करते हैं तो डेफिनेटली उसके हिसाब से भी हम लोग कॉल कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई बाइंडिंग्स नहीं है कि इस फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों को मेन बोलकर कोई फंक्शन होना चाहिए, उसके अंदर में जाके ही इस फंक्शंस का एग्जीक्यूशन हो सकता है। ऐसा नहीं है। जो C++, जावा, इस तरह का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें है। लेकिन पाइथन में भी सेम चीज़ है और जावास्क्रिप्ट में भी सेम चीज़ है। मतलब जितने भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसमें ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। जहाँ पे हम लोग फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं उसके नीचे ही या उसके आगे हम लोग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये प्रोसेस जो है मतलब डिक्लेयर हुआ है, और उसी फाइल को डायरेक्टली हम लोग एज ए एंट्री पॉइंट अगर कॉल कर देते हैं तो डेफिनेटली उसका जो आउटपुट है डायरेक्टली हम लोग को मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे एंट्री पॉइंट को कॉल करने के लिए हम लोग डायरेक्टली जो फाइल नेम है उसी को डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर दिया, और जिसके वजह से यहाँ पे डायरेक्ट जो डेटा आउटपुट है वो हम लोग को मिल रहा है। सर एक एक बेसिक क्वेश्चन है। ओके, जैसे मैंने 12 नंबर 12 ऊपर डाल दिया 8 के बाद, तो मुझे एरर देगा? नहीं तो देगा, उसको मिलेगा? नहीं देगा? नहीं देगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे अभी देते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट जो है वो आ जाएगा। ओके ठीक है, ओके। क्यों आएगा? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो फंक्शंस है, इस फंक्शंस का एक बोलते एक टर्म है, कंपाइल के टाइम में नहीं नहीं, इसको एक्चुअली बोलते हैं हॉस्टाइल फंक्शन, हॉस्टाइल। ठीक है, मतलब बेसिकली फंक्शंस का नेचर क्या होता है? फंक्शंस का नेचर होता है कि फंक्शंस डिक्लेयर हुआ तभी जाके उसको कॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो डिक्लेयर हुआ ही नहीं, पहले ही कॉल कर दिया। तो इसको हॉस्टाइल फंक्शन बोलते हैं, कि जो बेसिकली मतलब ये टर्म्स नए नए आए हैं, ये टर्म्स पुराना था नहीं। इसका मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता था पहले। इसका बेसिकली क्या है, मैं इसको बोलता था कि ग्लोबल फंक्शन। मतलब बेसिकली क्या है, अगर हम लोग फंक्शन कीवर्ड यूज़ करके डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से कॉल करते हैं इस फंक्शंस को,
तो ये फंक्शंस बेसिकली क्या होता है, ये फंक्शंस मतलब जैसे ही हम लोगों का जो भी एनवायरनमेंट हो, नोड एनवायरनमेंट हो या ब्राउज़र एनवायरनमेंट हो, जो भी एनवायरनमेंट हो, वो पहले इस तरह का जो फंक्शन है उस फंक्शन को पहले वो लोड कर लेता है, उसके बाद जो भी फंक्शन है उसको कॉल करता है। तो इसी तरीके से ये फंक्शन जो है ये एग्जीक्यूट हो जाता है, ये आगे रहे या पीछे रहे। मतलब बेसिकली ये आइडेंटिफाई है कि ये फंक्शन जब है मतलब इसका ये जो फंक्शन है ये है ही। और इस तरह का जो फंक्शन मतलब फंक्शन कीवर्ड से जो फंक्शन लिखा हुआ रहता है वो ऑटोमेटिकली पहले ही लोड हो जाता है जैसे ही एनवायरनमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो लॉजिक है, ये लाइन नंबर मतलब यहाँ पे जो थर्ड फंक्शन जो है मतलब एक्सप्रेशन टाइप, ये फंक्शन जो है ये फंक्शन नेम सेम है, इसका एग्जीक्यूशन भी सेम है। इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी कॉल कर सकते हैं जो एक्सप्रेशन टाइप फंक्शन बन जाता है। मतलब फंक्शन आउटपुट सेम था, प्रोसेस सेम था, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको जो नाम है वो पहले डिक्लेयर कर देते तो उसके बाद हम लोगों को ये जो आउटपुट है यहाँ पे दिख जाता है। करेक्ट। लेकिन इस पर्टिकुलर फंक्शंस को हम लोग यहाँ पे अगर कॉल करते हैं, नहीं होगा यहाँ पे अगर कॉल करेंगे तो इसका आउटपुट नहीं आएगा। यस इसका आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बोल रहा है कि ये जो हाई बोलकर जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है इस फंक्शंस डिक्लेयर्ड नहीं है, ओके ठीक है। मतलब यहाँ पे ये फंक्शंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। या तो हाई नॉट फंक्शन तो यहाँ पे इस तरीके से ये एक्सप्रेशन टाइप फंक्शन बनता है जो फंक्शन का जो एक्चुअल नेचर जो है उसी हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन इससे क्या है, इससे एक चीज़ आसान मतलब एक चीज़ है कि अगर इस तरीके से हम लोग कॉल करके करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ अननेसेसरी जो कॉलिंग है वो रुक सकता है। मतलब बेसिकली ऐसा फंक्शन है जिस फंक्शन को डिक्लेयर होने से पहले उसका एग्जिस्टेंस होता नहीं है, तो इसी वजह से क्या है कुछ अननेसेसरी काम शायद नहीं भी हो सकता है। ओके गॉट इट। लेकिन दूसरा चीज़ एक यही है कि इस तरह का फंक्शन अगर हम लोग कॉल करते हैं कहीं कहीं पे ये एग्जीक्यूट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए क्या है हम लोग इस तरह का फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं जिससे हम लोगों का डेटा जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। ओके तो ये नॉर्मल टाइप फंक्शन है जो बेसिकली पहले और पीछे मतलब आगे पीछे जब भी हम लोग कॉल करें वो इसका एग्जीक्यूशन हो जाता है। इससे क्या होता है, इस पर्टिकुलर फंक्शंस के वजह से क्या होता है, इस पर्टिकुलर फंक्शंस थोड़ा सा मेमोरी ब्लॉक करता है, ठीक है। वैसे फंक्शंस तो मेमोरी ब्लॉक करने के लिए नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होता है वो पहले लोड होने की वजह से थोड़ा सा मेमोरी एग्जीक्यूट मतलब ब्लॉक करता ही है एज फुटप्रिंट बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब ये कॉल होता है तब इसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मेमोरी ब्लॉक कर ही लेता है क्योंकि ये पहले से लोड होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग एक्सप्रेशन टाइप फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसका जब तक यूजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ता है तब तक उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, मेमोराइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा उसमें ऑप्टिमाइज हो सकता है एक्सप्रेशन टाइप फंक्शन में। ये बहुत ही इंटरनल चीज़ है तो इसलिए इसका ज़्यादा यूजर्स नहीं है, बट हम लोग लॉजिक थोड़ा सा समझ लेगा तो अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे नेम दिया, ये नेम बेसिकली पैरामीटर है और इसको आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में पैरामीटर जब हम लोग डालते हैं तो यहाँ पे इस पैरामीटर या आर्गुमेंट को कोई डेटा टाइप्स बाय डिफ़ॉल्ट दिया नहीं जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स जो होता है वो नहीं होता है। ओके जब भी हम लोग स्ट्रिंग के अंदर कोई भी डेटा हम लोग डालते हैं तो इस डेटा टाइप को डालने के लिए स्ट्रिंग के अंदर अगर हम लोग को डेटा को इंटरपोलेट करने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे एक ऑप्शंस रहता है $साइन डाल के यहाँ पे इस तरीके का एक ऑप्शंस बनाना जहाँ पे हम लोग मल्टी लाइन या एक स्ट्रिंग के अंदर डेटा इंटरपोलेशंस ऑप्शन रहता है। इसको भी एक काइंड ऑफ एक्सप्रेशन भी बोलते हैं जो स्ट्रिंग के साथ इंटरपोलेट करते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग का ये जो चीज़ है मतलब जो कोटेशन मार्क है वो चेंज होकर
ये बैक टिक देना पड़ता है, और बैक टिक जब देते हैं तभी जगह ये जो वेरिएबल है, मतलब ये वेरिएबल इस पर्टिकुलर पार्ट को एज ए एक्सप्रेशन मानता है। ओके ओके, बैक टिक देना पड़ता है। बैक टिक ऐसे देने के बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन टाइप मानता है, और उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली जो फंक्शन डिक्लेरेशन का जो पार्ट है वो हम लोग दे सकते हैं, और उसके बाद हम लोगों का जो आउटपुट है वो यहाँ पे मिलता है। ओके, ब्रैकेट है, बैक टिक देने के बाद ब्रैकेट, ठीक है। ठीक है, ओके तो ये बेसिकली क्या होता है, डायरेक्टली स्ट्रिंग के साथ इंटरपोलेट होता है, और ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का खुद का एक्सप्रेशन टाइप है। मतलब ओके यहाँ पे डेटा एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं, जो बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिंग के साथ डेटा इंटरपोलेट करता है। मतलब बेसिकली इसको इंटरपोलेशन बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। ओके, अब आपने आपने नंबर भी भेज दिया तो हो जाएगा ना सर, संदीप की जगह आपने हाँ नंबर भेज दिया, हाँ हाँ, 1 2 3 कुछ विदाउट भी कुछ भी कुछ भी भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3, कोई क्योंकि डेटा टाइप नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी डेटा भेज सकते हैं। लेकिन हम लोगों को अगर डेटा टाइप रेस्ट्रिक्शन अगर करना ही है, अगर ज़रूरत है डेटा टाइप रेस्ट्रिक्शन करना, तब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक करना है, और यहाँ पे टाइप ऑफ करके टाइप ऑफ नेम यहाँ पे नेम इक्वल इक्वल टू स्ट्रिंग इंग्लिश। अगर करके ये रखते हैं, तो क्या होगा, तब जाके या फिर अगर नंबर डालते हैं तो ये नंबर एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ही हम सर डबल आएगा कि ट्रिपल आएगा, इक्वल टू? ट्रिपल इक्वल देने का मतलब यही है कि ये रेस्ट्रिक्टली, मतलब स्ट्रिक्टली ये डेटा टाइप को चेकअप करेगा, अदरवाइज हम लोग दोनों से भी कम चल जाएगा। ठीक है। ये तीसरा जो है ये ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करता है कि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, 3 इक्वल और डबल इक्वल में थोड़ा सा अंतर है। डबल इक्वल जब हम लोग करते हैं वो वैल्यू को मैच करता है। ठीक है, डबल इक्वल में क्या करते हैं, वैल्यू को मैच करता है। तो हो सकता है कि एक वैल्यू हम लोग जब यहाँ पे मैं सिंपल से लॉग में ये दिखाता हूँ, क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू दिया, मान लीजिए यहाँ पे 12, ओके, डबल इक्वल यहाँ पे 12 डाला, तो ये दोनों अगर एक साथ में डाल रहा हूँ तो क्या हुआ, ट्रू दिखा रहा है, क्योंकि बेसिकली दोनों का वैल्यू जो है वो 12 है। लेकिन एक्चुअली इसका डेटा सेम नहीं है, डेटा टाइप सेम नहीं है। जैसे ही यहाँ पे ट्रिपल इक्वल लगा देते हैं तो यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो यही है इसका बेसिक डिफरेंशिएशन ट्रिपल इक्वल और डबल इक्वल का। ठीक है, तो डबल इक्वल मतलब बेसिकली वैल्यू को मैच करता है, चाहे वो वैल्यू स्ट्रिंग में रहे और नंबर में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों वैल्यू सेम मानता है। लेकिन जैसे ही ट्रिपल इक्वल डाल देते हैं तो दोनों वैल्यू को तो इक्वली होना ही चाहिए, उसके साथ साथ जो डेटा टाइप्स है वो भी सेम होना चाहिए। ओके, अगर उस दोनों सेम नहीं होगा तो यह फॉल्स दिखेगा। तो बेसिकली क्या होगा, इसको ट्रू करने के लिए ये दोनों ही नंबर जैसे होना चाहिए, तभी जाकर ये ट्रू होगा। करेक्ट, यस। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो डेटा टाइप्स है और डेटा है, ये दोनों को एक साथ में मिलाने का काम करता है। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे डेटा एज स्ट्रिंग दे दिया तो यहाँ पे प्रिंट जो है वो आ गया है। तो इसी तरीके से हम लोग डेटा रेस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे डेटा रेस्ट्रिक्शन तो था नहीं, लेकिन अगर हम लोगों को ज़रूरत पड़े तो डेटा रेस्ट्रिक्शन इस तरीके से होता है। ओके, ठीक है, क्योंकि बेसिकली डेटा रेस्ट्रिक्शन कभी कभी ज़रूरत पड़ भी जाता है, क्योंकि जहाँ पे नंबर की ज़रूरत है उधर अगर कोई स्ट्रिंग दे दिया, और कहीं पे स्ट्रिंग की ज़रूरत है कहीं उधर नंबर दे दिया, तो डेफिनेटली हम लोगों का प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए ये है रेस्ट्रिक्शन करने का ऑप्शंस। अगर मैच नहीं कर रहे तो स्किप कर जाओ, अगर मैच करता है तो कम कर दो, यही है प्रोसेस। ठीक है, ओके, तो इसी तरीके से हम लोगों का जो आउटपुट है वो हम लोग को मिल सकता है। लेकिन इससे क्या हुआ, एक प्रॉब्लम हुआ, दिखाई दे रहा है कि हम लोगों को जब पैरामीटर मिल रहा है तब भी हम लोगों को डेटा मिल रहा है,
अदरवाइज हम लोग को डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। डेटा नहीं दिख रहा है, करेक्ट, अभी नहीं डेटा दिख रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि यहाँ पे अगर डेटा मिल रहा है तो ठीक है, तो डेटा दिखेगा, लेकिन जब नहीं है तब यहाँ पे हम लोगों को एल्स करके लॉग में हम लोगों को इसका डायरेक्ट आउटपुट हाई UEST ये देना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है इसका और ज़रूरत नहीं है, मतलब बेसिकली और डाल के जो यहाँ पे नेम डाला था उसका और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली अगर डेटा मिला तो मिला, नहीं मिला तो हाईएस्ट बोलेगा, तो ये हो गया। ठीक है, बट अगर यहाँ पे 1 2 3 4 डाल देते तब पर भी उसको भी ओवरलुक करेगा, क्योंकि वो डेटा टाइप से मैच नहीं कर रहे, तो इसलिए जो डिफ़ॉल्ट आउटपुट चाहिए वो दे दिया है। तो इसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है। तो यही सेम चीज़, मतलब जैसा हम लोग ये पे जो फंक्शन डिक्लेयर किया, इसी फंक्शंस के सिमिलर लाइक लाइब्रेरी फंक्शन जो रिटर्न टाइप फंक्शन होता है, बेसिकली ये था पहला फंक्शन जो था वॉइड टाइप। वॉइड टाइप फंक्शन जिसको नॉन रिटर्न टाइप बोलते हैं। नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है, तो इस नॉन रिटर्न टाइप फंक्शंस के अंदर नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन हो गया। अभी सेकंड जो फंक्शन है ये रिटर्न टाइप फंक्शन होगा। रिटर्न टाइप फंक्शन है। अभी इस रिटर्न टाइप फंक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, उसमें नेम सिमिलर दे सकते हैं। यहाँ पे भी मतलब इनपुट पैरामीटर दिया, इनपुट पैरामीटर देने के बाद फिर यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज़ किया, और रिटर्न कीवर्ड यूज़ करने के बाद यहाँ पे हाई, यहाँ पे हाई एज स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पे नेम डाल दिया। डेफिनेटली अगर हम लोगों को लगता है कि नहीं ये नहीं चलेगा तो हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेस की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इस तरीके से भी डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे नेम मिलता है तो ठीक है नेम दिखाएगा, और नहीं मिलेगा तो यहाँ पे गेस्ट आ जाएगा। अभी इसको श्योर करने के लिए आप एक ब्रैकेट डाल सकते हो जो आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी देगा कि ये एक आपका ब्लॉक है। अदरवाइज आप अगर इस ब्लॉक को नहीं यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली ये एक सिक्योरिटी है, मेंटल सिक्योरिटी, कि आपका ये एक अलग से ब्लॉक है जहाँ पे आपका नेम अगर मिलता है तो नेम दिखाएगा, अदरवाइज आपका गेस्ट दिखेगा। बीच में जो साइन है इस साइन को बोलते हैं और साइन। ठीक है, मतलब बेसिकली पाइथन में आप और लिखते हो, यहाँ पे ये जो है ये और साइन है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे जैसे ये फंक्शंस को कॉल करते, इस फंक्शंस को डायरेक्टली कॉल करके कोई आउटपुट नहीं दिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा टाइप है ये रिटर्न टाइप है, तो इसलिए यहाँ पे दूसरे कोई वेरिएबल के ऊपर ये डेटा को असाइन करके उसके बाद यहाँ पे डेटा को दिखाने की ज़रूरत पड़ता है, जो है आउट में जाके हम लोग यहाँ पे डेटा आउट दिखा सकते हैं। क्योंकि सर रिटर्न कीवर्ड लिखा है इसलिए ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, क्योंकि रिटर्न कीवर्ड जैसे आप लिखोगे तो उसके बाद ही आपका ये डेटा आउटपुट में, मतलब बेसिकली अंदर से डेटा दूसरे वेरिएबल में डेटा देगा, और उसी के थ्रू आपका आउटपुट जो आना है आएगा। ये बेसिकली पाइथन में भी तो सेम ही है। पाइथन में सेम है, यस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो आउटपुट है ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग अगर डेटा डाल देते हैं तो यहाँ पे आउटपुट जो दिखाना है वो मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे जो है ये ऑप्शंस है, और इस ऑप्शंस को हम लोग आगे पीछे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि
ये जो ऑप्शन है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन है, ये एक्चुअली हम लोगों को ग्लोबल टाइप फंक्शंस के हिसाब से यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। तो इसी वजह से यहाँ पे ऊपर नीचे इसका कॉलिंग हो सकता है ओनली इस पर्टिकुलर फंक्शंस में। जैसे ही हम लोग ये थर्ड फंक्शंस, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है इस फंक्शंस का थर्ड प्रोसेस में जब जाते हैं, तो इसका थर्ड प्रोसेस होता है, थर्ड जो प्रोसेस होता है, ये थर्ड प्रोसेस बेसिकली आपका बनता है, क्या बताओ, एक्सप्रेशन टाइप फंक्शन। ओके, रिटर्न टाइप फंक्शन एक्सप्रेशन टाइप का, रिटर्न टाइप में लाइक हमें वेरिएबल पास करना है, एक्सप्रेशन टाइप फंक्शन टाइप फंक्शंस। फंक्शन, एक्सप्रेशन टाइप फंक्शन में जैसे ये फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ था, यस, ये सेम चीज़ यहाँ पे डिक्लेयर करते, ये सेम चीज़ यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। ये वॉइड हो सकता है, रिटर्न टाइप हो सकता है, व्हाटएवर हो सकता है। तो इसको एक्चुअली डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे हम लोग फंक्शंस नेम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप फंक्शन नेम रखो या ना रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली आप इसको इस तरीके से रखो। उसके बाद यहाँ पे जो आउटपुट है वो आपको ऐसे मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही अपने एक्सप्रेशन टाइप फंक्शन यूज़ करते हो, तो एक्सप्रेशन टाइप फंक्शंस को मिनीफाई करने का या शॉर्ट करने का एक ऑप्शन दिया है। आप इस फंक्शन कीवर्ड को हटा के आप इसको एक इस तरीके से फंक्शन डिक्लेरेशन कर सकते हो। जहाँ पे फंक्शन कीवर्ड था वो फंक्शन कीवर्ड इस पर्टिकुलर साइन से बदल चुका हो। सो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या सर, इफ आई गेट दिस साइन दैट इज नथिंग बट फंक्शन। हाँ, मतलब ये अगर साइन यूज़ करते हैं तो हम लोगों को फंक्शन कीवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, और सब आखिरी में लिख रहा हूँ, नेम के पैरामीटर के बाजू में लिखना पड़ेगा फिर। हाँ, बेसिकली ये लिखने के वजह से हम लोगों को क्या होता है, फंक्शन को शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब छोटा कर सकते हैं। अभी मैंने पैरामीटर निकाल दिया, नेम पैरामीटर निकाल दिया, तो कैसे करूँगा मैं? वेरिएबल हाइट इक्वल टू वेरिएबल हाई इक्वल टू नेम इक्वल टू ये, नहीं, और पैरामीटर अगर नहीं रहेगा तो हाँ, इस तरीके का कर सकते हैं। ओके, अब दैट मीन स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए हमें। हाँ, बेसिकली हम लोगों को अगर पैरामीटर नहीं है तो यहाँ पे कम से कम ये जो ओवल ब्रैकेट है, मतलब ये बेसिकली राउंड ब्रैकेट, ये ओवल ब्रैकेट, राउंडेड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, यस, ठीक है। अभी बंगाली में तो हम लोग इसको फर्स्ट ब्रैकेट बोलते हैं। ओके। ये फर्स्ट ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट, और ये वाला जो है थर्ड ब्रैकेट बोलते थे, ओके, ऐसे क्या? ठीक है। हाँ, ऐसे बोलते हैं बेसिकली। ये तो राउंड ब्रैकेट, कभी कभी मैं गलती से पहले बोलता था फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट बोलकर, बट बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता था, तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो ब्रैकेट का नेम है उसी हिसाब से मैं बोलता हूँ। राउंड कर लिया उसके। ये राउंडेड ब्रैकेट है, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, और उसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, करेक्ट सर, यस, यस। ठीक है। तो बट आपने अभी राउंड ही बोला। हाँ, मैंने राउंडेड ब्रैकेट ही बोला, हाँ, यस, क्योंकि मैंने बोल रहा था ना कि टीचिंग करते का तो मैं भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस बना लोग का नेचर का। क्योंकि पहले जब बोलते थे क्या होता था, पहले जब मैं ट्रेनिंग कराता था ऑनलाइन में नहीं था, वो ऑफलाइन में था, बंगाली सर्कल में था, और बंगाली लोग सारे इस सारे ब्रैकेट को फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट बोलकर ही बड़े हुए हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं चलता था। लेकिन जैसे ही बाहर में बात करने लगा तो उस टाइम पे लोगों को जैसे ही मैंने फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट का नाम बोलता था वो समझ नहीं आता था, तो इसलिए इसका जो एक्चुअल इंडस्ट्री में जो नेम है इसको बोला जाता है, उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ये ओवल ब्रैकेट है, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट है, और जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट है। तो इसी हिसाब से ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बंगाल में बेसिकली बहुत अलग अलग जो सेक्शन है ना, बंगाल सेक्शन मतलब बेसिकली या बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उसके बाद आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड,
मणिपुर, ये सारा मिला के बंगाल होता था। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है और इस बंगाल में हर 50 किलोमीटर में बंगाली लैंग्वेज का डायलेक्ट बदल जाता है, मतलब ओके। टोन जो है उसका वो टोन बदल जाता है। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली बिहारी लोग जो बोलते हैं वो भी हम लोग बांग्ला में समझते हैं, और बांग्ला में वो चीज़ चलता है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज का नाम है मिथिली लैंग्वेज। और वो एक टाइम पे बंगाल में पुराना बंगाली लैंग्वेज का एक पैटर्न था। ओके। अभी नया मॉडर्न जो लैंग्वेज है, हम लोग जो मॉडर्न जो लैंग्वेज बोलते हैं बंगाली में, खास करके कोलकाता में, इस लैंग्वेज को बोला जाता है रविंद्रिक लैंग्वेज। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन उनके इन्फ्लुएंस से ये लैंग्वेज का जो परिवर्तन जो है वो आया है। इसको बोलते हैं रविंद्रिक लैंग्वेज। ओके। उसके पहले एक था विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नाम सुने हैं क्या? ओके, वो भी एक बहुत फेमस लोग थे। तो उनको भी एक लैंग्वेज पैटर्न था, उनको बोलते हैं विद्यासागरी लैंग्वेज बंगाली में। उसके पहले और एक लैंग्वेज पैटर्न था, राममोहन लैंग्वेज, जो सतीदाह प्रथा जो था उसको बंद किए थे उन्होंने। तो उनका भी एक लैंग्वेज पैटर्न था। और उसके पहले बहुत सारे कवि थे, काव्यकार थे, जो बेसिकली मिथिली लैंग्वेज यूज़ करते थे। ठीक है, मतलब वो बेसिकली बंगाली लैंग्वेज का एक पैटर्न था। तो इसी वजह से क्या है, बांग्ला लैंग्वेज में हर कुछ सालों में बांग्ला लैंग्वेज भी चेंज हुआ है, और साथ ही साथ उसका डायलेक्ट भी चेंज हुआ है। तो इसी वजह से क्या है, बंगाल का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे बांग्ला तो हर कोई बोलता है, लेकिन हम लोगों को भी कभी कभी किसी किसी जगह पे जब हम लोग मूव करते हैं बंगाल के अंदर ही, हम लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, बंगाली लैंग्वेज ही समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वो लोग बंगाली तो बोलते हैं लेकिन थोड़ा सा ऐसे टोन में बोलेगा जो समझ में नहीं आएगा। शायद आपको भी आप जब घूमोगे मराठी लैंग्वेज आपको शायद पता है, लेकिन मराठी लैंग्वेज में भी शायद डायलेक्ट हो सकता है। हो सके ना, बहुत अच्छा। जैसे ना मराठी में कोंकणी एक है, मराठी में ओ रहते बोलते कुछ उधर रहते हैं घाटे और विदर्भ रहते हैं, उनका अलग है। बहुत बहुत अलग है लैंग्वेज, तो डिपेंड अपॉन द होता है, रीजन वाइज वेरी होता है तो बेसिकली इंडिया में जितना ज़्यादा लैंग्वेज है और जितना ज़्यादा डायलेक्ट है, इसके वजह से इंडिया में आके कोई भी टूरिस्ट कम्युनिकेट करने जाएंगे तो उनको हिंदी सीखकर पूरा फायदा होने वाला नहीं है। इंग्लिश मैंडेटरी होना चाहिए, मैं बोलता हूँ ना। नहीं, इंग्लिश तो वो लोग सीख कर ही आते हैं। Yes, हम बाहर हमें से हमें बाहर इंडिया वालों को। बाहर से जब आते हैं तो इंग्लिश सीख कर ही आते हैं। और यस। इंडिया में ही सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोला जाता है, किसी भी कंट्री से ज़्यादा। यस। क्योंकि यहाँ पे रिक्शा वाला, ठेला वाला से लेकर सब्जी वाला, हर कोई इंग्लिश समझता है, जो दुनिया में और किसी भी कंट्री में इतना ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग लोग नहीं है। ओके। लेकिन बेसिकली हम लोग का जो लोकल जो लैंग्वेज है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके। वो तो अलग बात है। एक्चुअली क्या हुआ, तो मैंने थोड़ा सा असम में कुछ दिन रहे थे, तो और असम में मेरा कुछ स्टूडेंट्स भी है, जो लोग असमिया लैंग्वेज बोलते हैं। ओके। ठीक है, उन लोगों का पेपर सब कुछ मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, ओ। उनके बात शुरू शुरू में मैं ये समझ में नहीं आता था, अभी मैं समझ लेता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। क्योंकि बेसिकली क्या है, लैंग्वेज हम लोगों का ऑलमोस्ट सेम है, बट असमीज लैंग्वेज जो है वो बंगाली लैंग्वेज का एक
पार्ट है, मतलब एक साइड लाइन है, जिसकी वजह से क्या है इसका जो लेटर है, वर्ड्स और कैरेक्टर जो है, लेटर जो है वो बंगाली कैरेक्टर है, मतलब बंगाली में जो चीज़ जैसे बोलते हैं उसी तरह का सेम तरह का लैंग्वेज है, मतलब लिखने के टाइम पे। तो इसलिए क्या है असमीज़ पेपर में पढ़ सकता था, लेकिन असमीज़ लैंग्वेज में नहीं समझ सकता था। और मेरा दूसरा चीज़ यही है उल्टा, मैं हिंदी बोल सकता हूँ लेकिन मुझे हिंदी पढ़ना मुश्किल है। क्या बात है, मैं हिंदी हिंदी अच्छे पढ़ से नहीं बोल पाता लेते हूँ। हो? हिंदी अच्छे से बोल लेते हो आप? मैं हिंदी बोल लेता हूँ लेकिन समझ भी लेता हूँ, लेकिन ओके। मैं हिंदी पढ़ नहीं पाता हूँ अच्छे से, ओके। क्योंकि हिंदी का जो वर्ड है ना, वो हम लोगों का जो लिखने वाला जो वर्ड है उससे काफ़ी ज़्यादा हाँ। अलग है। तो ओके। इसीलिए क्या है, मैं हिंदी समझ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन पढ़ नहीं सकता। इसलिए मुझे थोड़ा सा बाहर में जब जाते हैं तो हिंदी के लिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो जाता है। बोलने बोलने सुनने में दिक्कत नहीं है, पढ़ने में दिक्कत हो जाता है। पढ़ने में देखा, समझ में आता है, ठीक है, वी मुझे कैन डू बहुत दैट। टाइम लगता है, मतलब उस चीज़ को समझने में, किसी भी लिखा, मतलब समझ तो लेता हूँ लेकिन टाइम लगता है। ओके। और एक साल, हाँ, हाँ, एक ही साल शायद मैंने संस्कृत पढ़े थे, जब क्लास 8 में थे। तो संस्कृत जो लेटर है वो हिंदी के साथ थोड़ा बहुत मैच करता है, तो इसलिए थोड़ा सा हिंदी समझ पाता हूँ, अदरवाइज़ मुझे हिंदी ओके। प्रॉपरली समझ नहीं आता है, ओके। यही प्रॉब्लम है। आप समझते होगे कि मैं इतना ज़्यादा हिंदी अच्छे से बोल लेता हूँ तो हिंदी समझ पाता हूँ। हाँ, नहीं तो मुझे आपका बात करते हो डेफिनेटली वही होता है सर, मैं नहीं मैं समझ आता। इंग्लिश जितना अच्छे से समझ पाता हूँ उतना अच्छे से मैं हिंदी समझ नहीं पाता हूँ। लेकिन दूसरी बात यही है कि मुझे इंग्लिश में बोलने में इतना ज़्यादा दिक्कत आता है, जिससे ज़्यादा मैं फ्लुएंसी हिंदी में है, लेकिन पढ़ने के टाइम पे, लिखने के टाइम पे इंग्लिश बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी है। ओके, यस यस, इसलिए आपका कोडिंग बड़ी पहुंच लेवल पे हो गया सर। नहीं, ऐसा नहीं है। या कोडिंग कोडिंग का चीज़ अलग ही है कम्प्लीटली। कोडिंग के लिए इंग्लिश क्या, ये कोई भी लैंग्वेज में होता तो कर लेता, वो बात नहीं है। बेसिकली ये इंग्लिश मेनली क्या है, इंग्लिश हम लोग थोड़ा सा छोटे टाइम से इंग्लिश सीखे हैं, बट बेसिकली क्या है, हम लोगों का इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं है ना बोलने का। हाँ। और ये एक्चुअली हम लोग का कोई नेटिव लैंग्वेज के साथ मैच भी नहीं करता है। बेसिकली जैसे क्या है बंगाली लैंग्वेज पे मैं जो टोन यूज़ करता हूँ, जो बात यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है बंगाली लैंग्वेज के साथ। ओके। तो इसी वजह से बंगाली और हिंदी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा डायलेक्ट को थोड़ा सा दिमाग पे रख के हिंदी बोल लेता हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने जो बोला, ये बेसिकली अगर बंगाली में बोलूँ तो बेसिकली इसको ऐसे ही बोलते हैं कि মানে আমি এটা বলতে চাইছি যে मुझे नहीं समझ में आया बट मैंने ये बोलना चाहता हूँ कि यही मैंने बोला था बंगाली में। हाँ वही। ठीक है, तो बेसिकली समझ आएगा नहीं। आप अगर मराठी लैंग्वेज बोल दोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा जल्दी जल्दी। सही बात है या। तो लेकिन हिंदी समझ आ रहा है क्योंकि ये एक थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज है इंडिया के लिए। तो इसी वजह से ये चीज़ है। तो यहाँ पे अभी ये एक चीज़ है कि अगर मुझे यहाँ पे जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर को अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ पे ये जो ओवल ब्रैकेट जो है, इस ब्रैकेट को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इससे भी हम लोग का ये काम चल जाता है। तो बेसिकली क्या है, ये थोड़ा सा शॉर्टर होना शुरू हुआ। ठीक है, ओके। अगर हम लोग को एक लाइन का ही आउटपुट दिखाना है, मतलब बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक रिटर्न टाइप भी है इस तरह का, या अगर ऑप्शन है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। तो ये बेसिकली एक लाइनर हो चुका है जो एक्सप्रेशन टाइप फंक्शंस में हम लोग यूज़ करते हैं। ये
आपका वॉइड टाइप भी हो सकता था, मतलब बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ को मैंने इसके अंदर घुसा दे रहा हूँ और यहाँ पे डॉट लॉग करके इस रैप में इसको अगर इस तरीके से भी कॉल करता हूँ तो भी ये काम करेगा। ओके, ठीक है। वो शॉर्टकट हो गया उसकी हाँ एरो फंक्शन से। हाँ, एरो फंक्शन से बेसिकली बहुत ज़्यादा शॉर्टकट हो गया, लेकिन ये तभी होगा जब यहाँ पे हम लोग को एक ही लाइन का काम है। अगर यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स है, मतलब बेसिकली ये एक भर में स्टोर कर रहा हूँ, जैसे ही यहाँ पे मल्टी लाइन हो गया है, ठीक है, तब हम लोगों को यहाँ पे ये कर्ली ब्रेस की ज़रूरत पड़ेगा। ओके, तब ये कर्ली ब्रेस की ज़रूरत पड़ेगा मल्टी लाइन होगा तो, ठीक है। अदरवाइज़ हम लोगों को सिंगल लाइन, एक लाइन के अंदर अगर दिखाना है तो उसके उस टाइम पे हम लोग इसको सिंगल लाइन में इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है बेसिकली एक्सप्रेशन टाइप फंक्शन जो हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर दो पैरामीटर जाए, मतलब नेम एज अगर इस तरीके का अगर दिखाना है तो उस टाइम पे हम लोग को ये जो ओवल ब्रैकेट जो है ये ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा अगर पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगा इनपुट में, तब जाके हम लोगों को यहाँ पे ये ब्रैकेट जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ओके, तब जाके यहाँ पे हम लोगों का डेटा इनपुट जो है वो यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब आपको कोई भी पैरामीटर नहीं होगा तब आप इस तरीके से कर सकते हो। जब एक सिंगल पैरामीटर है तभी यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो या इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन जब एक से ज़्यादा पैरामीटर होगा तब आपको ओवल ब्रैकेट जो है ये लगाना पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो यही है बेसिकली प्रोसेस जो आपका ये जो है इससे यूज़ होता है, ठीक है। तो और इससे ही हम लोगों का जो आउटपुट है वो मिलता है, ओके। उसके बाद अभी यहाँ पे एक्सप्रेशन टाइप फंक्शंस हो गया है। अभी एक्सप्रेशन टाइप फंक्शंस के बाद हम लोगों को नेक्स्ट जो फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगा एक्सप्रेशन टाइप फंक्शंस के बाद आएगा कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन बेसिकली क्या होता है, कुछ ऐसा फंक्शन हम लोगों को डिक्लेयर करना पड़ता है जिस फंक्शंस के अंदर दूसरा एक फंक्शंस को एज ए पैरामीटर लगाया जाता है, ठीक है। किस तरह का पार्ट है, मान लीजिए वही सेम फंक्शन जो हम लोग कंटिन्यू करते जा रहे हैं, हाय। तो यहाँ पे मैंने हाय दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेम भेजा, लेकिन इस नेम को कहाँ पे प्रिंट करना है वो मैंने नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैं भर हाय करके यहाँ पे मैंने सॉरी हाय नहीं, यहाँ पे डेटा बोलकर मैं इसको रखता हूँ। अभी यहाँ पे मैं देता हूँ हाय प्लस नेम, ओके। बट यहाँ पे ये जो नेम है ये नेम कौन सी जगह पे दिखाएगा, कि ये कंसोल में दिखाएगा या HTML पेज में दिखाएगा, ये मैंने मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मेंशन नहीं किया क्योंकि अभी मेरे डेटा क्योंकि बेसिकली मैं इसमें रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न नहीं कर रहे, ठीक है। रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न करेगा तो ये डेटा रिटर्न होकर दूसरे वेरिएबल में आ जाएगा, तो वो डेटा दिख जाएगा। लेकिन बेसिकली क्या है, ये पे रिटर्न करके कर सकते थे, रिटर्न करके इसका डेटा जो है वो दिखा सकते थे। बट बेसिकली क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसको बोलते हैं एसिंक्रोनस प्रोसेस। सुना होगा? सुना है? एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग किसी दूसरे सर्वर से डेटा उठाने की कोशिश करते हैं या किसी फाइल से डेटा उठाने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम लैग आता है। मतलब बेसिकली क्या होता है,
जो डेटा प्रोसेस होकर आता है वो थोड़ा सा लेट में आता है, लेकिन ओके हम लोग का जो यूज़र जो है वो तो बैठे नहीं रहेगा ना कि कितना देर में डेटा आएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, जल्दी जल्दी जो यूआई है उसको प्रिपेयर करके देना चाहिए। तो इसी ओके फॉर्मूला में वेबसाइट ब्राउज़र काम करता है, ठीक है। ओके तो बेसिकली क्या करता है, जावास्क्रिप्ट में HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो है वो जल्दी जल्दी लोड हो जाता है जैसे ही यूज़र पेज ओपन करना चाहता है। लेकिन जो डेटा है वो डेटा सर्वर साइड से प्रोसेस होने के बाद आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो बेसिकली फ्लो में चल नहीं सकता। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग अगर यूज़ करते हैं, जो आप पाइथन सर्वर साइड में काम करता है डेफिनेटली, लेकिन सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो प्रोसेस है मतलब वेब सर्वर के लिए वो है नहीं, वेब सर्वर का लैंग्वेज नहीं है। ओके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सिस्टम लेवल लैंग्वेज है, सिस्टम लेवल लेकिन वो वेब सर्वर लैंग्वेज नहीं है। ओके वेब सर्वर लैंग्वेज कौन सा है, PHP है, जावास्क्रिप्ट ASP है। नो, yes, जावास्क्रिप्ट भी वेब सर्वर लैंग्वेज नहीं है। ओके जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड लैंग्वेज है, मतलब ब्राउज़र लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन ये सर्वर से सर्वर लैंग्वेज नहीं है। सर्वर लैंग्वेज नोड.js से भी सर्वर लैंग्वेज नहीं मानता है। इस सर्वर से भी ये बेसिकली बनता है सिस्टम लेवल लैंग्वेज। सर्वर लेवल लैंग्वेज अलग ही होता है, जो बेसिकली मतलब सर्वर से डेटा को लेकर उसको प्रोड्यूस करता है क्लाइंट एंड में, पूरा चीज़ बना के, मतलब पूरा रेडीमेड चीज़ बना के आपको सर्वर में डालते हैं। जो बेसिकली बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही ये काम कर सकता है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बैकएंड में काम करता है तब जाके क्या होता है, एक सर्वर साइड एक फ्रेमवर्क या लैंग्वेज बन जाता है, जो बेसिकली PHP लैंग्वेज है। PHP लैंग्वेज बेसिकली क्या है, जो बेसिकली HTML और बैकएंड लैंग्वेज मतलब सिस्टम लेवल लैंग्वेज दोनों को मिला के एक कॉम्पाइलेशन होता है, जो लैंग्वेज बेसिकली जो डेटा प्रोड्यूस करता है वो डायरेक्टली सर्वर साइड से प्रोड्यूस करता है डेटा। और वो डेटा प्रोड्यूस होने के टाइम से पहले वो बेसिकली पहले डेटा को वैलिडेट करता है, सर्वर साइड से डेटाबेस में भेजता है, डेटाबेस में डेटा लेकर उसके बाद वो डेटा को HTML के साथ कंपाइल करके फिर वो पेज के अंदर रेंडर कराता है। जिसके वजह से क्या होता था, बहुत सारा PHP के ऊपर बेस करके जो वेबसाइट पहले बनता था उस वेबसाइट का रेंडरिंग काफ़ी स्लो होता था। तो इसके वजह से क्या होता था, कभी कभी कुछ साइट लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, अगर नेटवर्क स्पीड स्लो है, अगर अच्छा नहीं है तो बहुत सारा वेबसाइट है जो लोडिंग होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, आपको शायद देखेगा अभी। लेकिन क्या है, वो बेसिकली क्या होता था, पूरा सर्वर साइड से प्रोसेस होकर वो उसका जो डेटा है वो रेंडर होता था ब्राउज़र में। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, एक एक रिक्वेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता था। तो इससे क्या होता था, सर्वर साइड में भी लोड बढ़ जाता था प्रोसेसिंग के लिए, और रिस्पांस टाइम भी बढ़ जाता था। इसको शॉर्ट करने के लिए बेसिकली ये जो प्रोसेस है PHP था मेन, ये कॉन्सेप्ट को लाया था। लेकिन PHP के साथ साथ यही सेम कॉन्सेप्ट .NET फ्रेमवर्क में इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसका नाम था ASP, एक्टिव सर्वर पेज। जावा में इसको बोलता था JSP, जावा सर्वर पेज, ठीक है। कॉन्सेप्ट सबका सेम था, PHP में जैसा कॉन्सेप्ट है वही सेम कॉन्सेप्ट इन लोगों का भी है, ठीक है। लेकिन PHP खुद को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलता है, ये सी का साइड लैंग्वेज नहीं बोलते, मतलब इसका जो भी सिंटैक्सेस है PHP का सारा सिंटैक्स सी के साथ मैच करता है, लेकिन सी लैंग्वेज नहीं है। सी के साथ सारा मैच करता है लेकिन सी लैंग्वेज नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, PHP एक अलग से लैंग्वेज है, और PHP एक अलग से लैंग्वेज होने की वजह से PHP का जो फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे करके आज भी चेंज होकर इसका फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो बेसिकली रिएक्ट जो फ्रेमवर्क बना या जो भी अभी के डेट में जो भी फ्रेमवर्क बना उसके थ्रू बेसिकली PHP एज ए सर्वर साइड लैंग्वेज बैकअप में सपोर्ट दे रहा है, लेकिन फ्रंट एंड में सारा चीज़ रिएक्ट या एंगुलर या व्यू ये सारा रेंडरिंग का काम कर रहा है। जिससे क्या हुआ,
अभी के डेट में जो मॉडर्न वेबसाइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी खुल जाता है। बेसिकली अगर आपको फ्लिपकार्ट दिखा, ठीक है, फ्लिपकार्ट पहला इंडियन वेबसाइट है जो स्टार्टिंग से ही इसका फ्रंट एंड जो है रिएक्ट में बनाया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कुछ पे जैसा भी है जो PHP से भी रेंडर होता है बैकएंड में, ओके। जिसके वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन अमेजोन जो है कंपैरेटिवली उसका लोडिंग टाइम पहले थोड़ा सा ज़्यादा था फ्लिपकार्ट से, क्योंकि फ्लिपकार्ट जो वेबसाइट ओपन होता था वो बहुत जल्दी ओपन होता था, लेकिन अमेजोन जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा लेट में खुलता था। तो बेसिकली उसका जो रेंडरिंग प्रोसेस है वो सर्वर साइड से होकर आता था, जिसकी वजह से टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा लगता था। और फ्लिपकार्ट शुरू से रिएक्ट यूज़ किया, तो इसीलिए मतलब नॉट शुरू से, मतलब शुरू से नहीं बोल सकते, क्योंकि वो लोग अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया था ऑपरेशन वो 2013 या 14 से स्टार्ट किया था। तो जब से वो लोग मार्केट में आए तब से बेसिकली मतलब रिएक्ट में भी उसी टाइम पे आ गया था, लेकिन उस टाइम पे क्विकली अडप्ट नहीं किया था फेसबुक ने। फेसबुक बेसिकली एक क्विक ओपन करने के लिए एक प्रोसेस ढूंढ रहा था, बट जैसे ही रिएक्ट आया, रिएक्ट को वो शुरू से ही ले लिया था, क्योंकि बेसिकली उनको पता था कि ये जो चीज़ है इससे थोड़ा सा लोडिंग टाइम कम हो रहा है, तो इसी वजह से फ्लिपकार्ट ने रिएक्ट को शुरू से ही अडॉप्ट करना शुरू किया। लेकिन इसके अलावा ये जो फ्रंट एंड वाला जो पार्ट है, ये फ्रंट एंड वाला धीरे धीरे करके बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका जो यूजिबिलिटी है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली डेवलप किया था पहले एंगुलर ने। और ये जो एंगुलर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा नया नहीं था। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली पहले से माइक्रोसॉफ्ट में इम्प्लीमेंट हो गया था ASP में, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया था, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एक इंजीनियर ने डेवलप किया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, इस प्रोसेस को गूगल का स्पॉन्सरशिप में। और गूगल इसको जब स्पॉन्सर किया था 2010 में, तब से लेकर एंगुलर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में आ गया था 2014 तक। तो इसीलिए बहुत सारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंगुलर में, एंगुलर जेएस में, एंगुलर नहीं बोल सकते, एंगुलर जेएस उस टाइम पे था। एंगुलर जेएस अभी भी है मार्केट में, लेकिन 2014 के बाद वो लोग थोड़ा सा समझना शुरू किया कि एंगुलर जेएस ना करके इसको एंगुलर फ्रेमवर्क बनाए। मतलब बेसिकली एक एंगुलर जो है वो उसको एज ए फ्रेमवर्क प्रोड्यूस करे, जिससे इंडस्ट्रियल लेवल में लोगों को काम करने में आसान हो। तो इसीलिए वो लोग एक ऐसा प्रोसेस बनाए जहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन तीनों को अलग अलग में डाइवर्ट किया जाए, और बड़े बड़े जो कंपनी जो है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठकर एक साथ में काम करते हैं, उन लोगों के लिए काम को आसान कर सकते हैं, जो बड़े कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद रिएक्ट जो है, रिएक्ट जो चीज़ है उसको थोड़ा सा आसान करना चाह रहा था, कि वो लोग का फोकस एक ही था कि मुझे स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, मुझे सिर्फ ऑप्टिमाइज करना है कि हम लोगों का जो डेटा है वो लोडिंग टाइम कम करे। और डेटा को लोडिंग टाइम कम करने के लिए जो भी रेंडरिंग प्रोसेस है उसको जावास्क्रिप्ट से रेंडर कराए, फ्रंट एंड में डेटा को ले और जावास्क्रिप्ट से रेंडर कराए। तो ये जो रेंडरिंग प्रोसेस है, इस रेंडरिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए वो लोग कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट दिमाग में लिया, जो एंगुलर का एक पार्ट था। मतलब एंगुलर में कंपोनेंट बोलकर एक पार्ट है जहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट को एक साथ में मिलाकर उसको रेंडर किया जाता है, जो एंगुलर का एक पार्ट था। और ये पार्ट बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट को एक साथ में रेंडर करने का तरीका है। और इस तरीके को, ओनली इसी तरीके को रिएक्ट ने अडॉप्ट किया था, और रिएक्ट अपना जो कंपोनेंट है वो फंक्शन से बना दिया था, जिससे क्या हुआ, मतलब फेसबुक का जो इनिशियल जो प्रॉब्लम था डेटा लोडिंग का, वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था।
और इसी चीज़ को बहुत ही सारा लोगों ने पसंद किया था। और जैसे ही रिएक्ट मार्केट में आया, आने के बाद से रिएक्ट काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पॉपुलैरिटी गेन कर गया, सिर्फ एक सिंप्लिसिटी की वजह से कि डेटा लोडिंग का जो टाइमिंग है उसको ऑप्टिमाइज़ करता है, और उसके साथ साथ इसका जो फाइल साइज है ये भी बहुत छोटा है। और इसको एक रिएक्ट मतलब रिएक्ट को एज ए लाइब्रेरी, मतलब जैसे कि जेक्वेरी है, जेक्वेरी जैसे एक लाइब्रेरी यूज़ करते थे, वैसे ही सेम चीज़ रिएक्ट एक लाइब्रेरी के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है इनिशियली, मतलब शुरू से ही इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये एज ए लाइब्रेरी काम करता है। आज भी इसको एज ए लाइब्रेरी बोलते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर भी मिलता है, क्योंकि ये अभी स्ट्रक्चर भी दे दिया जाता है अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो इसी वजह से क्या है, रिएक्ट का जो सिंप्लिसिटी है, इसके वजह से रिएक्ट का पॉपुलैरिटी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर एक फ्रेमवर्क में अगर इंडिविजुअल लेवल में या छोटा कंपनी में अगर कोई फ्रंट एंड डिजाइनिंग का काम होता है तो वो रिएक्ट प्रेफर करता है। लेकिन अगर बड़ा कंपनी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत सारा एक्सपर्ट है बैठा हुआ, डिजाइन एक्सपर्ट, प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट, बहुत सारा अलग अलग टाइप का एक्सपर्ट है, तो उस कंपनी के लिए मोस्टली एंगुलर को प्रेफर किया जाता है। और इसी वजह से क्या है, एंगुलर टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा जो चलता है डॉटनेट फ्रेमवर्क के साथ और जावा फ्रेमवर्क के साथ, क्योंकि जावा फ्रेमवर्क और डॉटनेट फ्रेमवर्क जो है ये कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देता है, और एंगुलर जो फ्रेमवर्क है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को प्रायोरिटी में रख के पूरा स्ट्रक्चर को बनाया है। तो इसी वजह से यही है एक्चुअली थोड़ा सा स्टोरी। अभी यहाँ पे मैं कॉल बैक का जो बात कर रहा था, कॉल बैक में बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हम लोग को एसिंक वाला जो पार्ट है, ठीक है, एसिंक पार्ट में क्या होता है, जो डेटा लेट में आता है, वो डेटा लेट में आने की वजह से क्या होता है, पेज रेंडर होने जाने के बाद डेटा फिर से वो दिखता नहीं है, क्योंकि डेटा तो आ गया है, थोड़ा सा लेट ही किया लेकिन डेटा आ गया है ब्राउज़र के पास, लेकिन वो डेटा रेंडर नहीं करता है। तो उस डेटा को रेंडर करने के लिए फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा, मतलब एक फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक फंक्शंस डालना पड़ता है, जो बेसिकली इस तरह का एक फंक्शंस होता है, जिस फंक्शंस को यूज़ करके यहाँ पे डेटा को रेंडर किया जा सकता है। जैसे ही यहाँ पे ये डाले, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को डेटा नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया, बट यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं दिखेगा। जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ पे डेटा नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखाया कि कॉल बैक नॉट ए फंक्शन। बेसिकली यहाँ पे जैसे मैंने इसको कॉल किया, बेसिकली इसको एक फंक्शन के तौर पे ही कॉल किया, ठीक है, इसको फंक्शन के तौर पे कॉल किया। तो इसका प्रॉब्लम ना दिखे, तो इसके लिए यहाँ पे सिर्फ एक चेकअप लगा सकते हैं, इफ कॉल बैक, मतलब अगर ये पैरामीटर अगर एग्जिस्ट करता है तभी जाके इसको डेटा डालना, नहीं तो डेटा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या हुआ, ये जो एरर है ये हट गया। लेकिन ये एरर हट जाने के बाद यहाँ पे हम लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे फिर से हम लोग वो जो एक्सप्रेशन टाइप जो फंक्शंस दिखा उसको हम लोग यूज़ कर रहे विदाउट वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो इसमें हम लोगों को क्या हुआ, यहाँ पे डेटा जो है यहाँ पे लिया, और उसके बाद ये जो डेटा है इसको लॉग में डाल के इस डेटा को यहाँ पे शो किया। तो नॉट ओनली यहाँ पे मैं चाहूँ तो इस जगह पे डेटा डाल के मैं यहाँ पे जैसे दिखाया, और यही सेम डेटा मैं चाहूँ तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन करके यहाँ पे पेज के अंदर भी मैं इस डेटा को दिखा सकता हूँ, जैसे हम लोग इसको पेज के अंदर रेंडर करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हाँ, एक बार थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करो, थोड़ा मुझे ऊपर से गया वो कॉल बैक का, थोड़ा ऊपर से गया। अभी ऊपर में ही जाएगा। बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन है जो बेसिकली कॉल किया गया है दूसरे फंक्शंस को कॉल करने के लिए। ओके, बेसिकली एक फंक्शन है और यहाँ पे दूसरा फंक्शन एज ए पैरामीटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो ये है ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है बेसिकली आप मान सकते हो कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, एक दूसरा फंक्शन कॉल करता हूँ जिसका नाम देता हूँ
आउट, ठीक है। आउट। उसके बाद मैं इस फंक्शन को इस तरीके से कॉल करता हूँ, जस्ट ये, ठीक है। तो ये जो आउट फंक्शन है इसको एज पैरामीटर यहाँ पे डालता हूँ, जो बेसिकली कॉल बैक बनता है। ओके, मतलब फंक्शन के अंदर ऐसा बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करना है जो पैरामीटर जो कॉल बैक। हाँ, एक फंक्शंस के अंदर जब दूसरा फंक्शंस कॉल करते हैं तो उसी को बोलते हैं कॉल बैक। ओके, उसी में कॉल बैक। तो अच्छा, कॉल बैक इज ए कीवर्ड है कि इज लाइक हम लोग डाला है, कॉल बैक इज नॉट अ कीवर्ड ना। कॉल बैक कीवर्ड नहीं है, कॉल बैक एक पैरामीटर है। आप इसको यहाँ पे ABC जो भी चाहे लिख सकते हो, जो भी चाहे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डाला हमने इसी करके। ठीक है। अच्छा, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डालने का जो प्रोसेस है प्रोसेस उसका है उसका। उसका नाम है कॉल बैक, तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं एज कीवर्ड कॉल बैक। तो अदरवाइज फंक्शन तो फंक्शन का दूसरा फंक्शन हमेशा पैरामीटर में डालना पड़ेगा, ऐसा बेसिकली कुछ। बेसिकली ये एक पैरामीटर है, एक यस। आर्गुमेंट है। और ये मत समझिए कि ये ओनली अभी जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ये हाँ। अभी के डेट में हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है। ओके। पाइथन में भी आपको कॉल बैक दी जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, ये जो कॉल बैक फंक्शनलिटी जो है ये हर जगह पे अभी यूज़ हो रहा है। इसी वजह से यूज़ हो रहा है क्योंकि अभी हर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट को इंटरनली यूज़ करता है ओके। अपना फ्रंट एंड डेटा को रेंडर करने के लिए। जब ये फ्रंट एंड डेटा का मैं बात कर रहा हूँ, जब फ्रंट एंड का काम करता है, जब बेसिकली एसिंक्रोनस डेटा का काम करता है, तभी बेसिकली क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को इंटरनली इसको एम्बेड करते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को इंटरनली एम्बेड करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो और जब भी जावास्क्रिप्ट को इंटरनली एम्बेड करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक ऐसा लैंग्वेज है जो HTML के साथ चल रहा है, Node.js एनवायरनमेंट के साथ चल रहा है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ एम्बेड भी किया जा सकता है। तो जैसे ही हम लोग जावास्क्रिप्ट को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ एम्बेड करते हैं, तो एम्बेड करने के बाद ये जो फीचर्स है, ये फीचर्स उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी सेम बन जाता है जो यहाँ पे है। तो इसी तरीके से ये जो कॉलबैक फीचर्स जो है, अभी ये कॉलबैक फीचर्स नॉट ओनली जावास्क्रिप्ट का मेन फीचर्स है, ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर्स बन चुका है। ओके। जिससे क्या होता है, हम लोगों का जो पहले क्या होता था, पहले आपको अगर बोलते थे कि TCP प्रोग्रामिंग करना है, ये UDP प्रोग्रामिंग करना, मतलब बेसिकली सर्वर प्रोटोकॉल के ऊपर प्रोग्राम करना, जहाँ पे आप कोई भी मैसेजिंग सर्विस, वीडियो रेंडरिंग सर्विस या कॉलिंग सर्विस, ये इस तरह का चीज़ें अगर बनाना है, जो जिस चीज़ के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, इस तरह का चीज़ें के ऊपर अगर हम लोगों को काम करना है, इनका जो प्रोसेस है, ये अगर सोचते थे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि इस चीज़ को करने के लिए हम लोगों को नेटिव लैंग्वेज में थ्रेड का यूज़ करना पड़ता था, बहुत सारा चीज़ें था जो यूज़ करना पड़ता था, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। उसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को जावास्क्रिप्ट इतना जल्दी, इतना सिंप्लीफाई प्रोसेस में इसको सॉल्व किया है, जिसके वजह से क्या है, जावास्क्रिप्ट का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली हर कोई इसको मानता है, और ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज होने की वजह से इसको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से एम्बेड भी कर लिया गया है। ओके। और जावास्क्रिप्ट बेसिकली किसी एक लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, एक कम्युनिटी का पार्ट है। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे दुनिया भर का जितने भी लोगों का प्रपोजल है, ये डालते हैं W3C में। और W3C में जैसे ही प्रपोजल डाला जाता है, उसको चेकअप करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, उसको आइडिया को बहुत ज़्यादा लेयर्स में उसको वैलिडेट किया जाता है, तब जाके इसका कोड का जो स्टैंडर्ड है वो बनता है एज प्रपोजल। उसके बाद उस प्रपोजल को डेवलप किया जाता है ब्राउज़र के अंदर, जावास्क्रिप्ट Node.js के अंदर बहुत सारे जो भी फ्रेमवर्क है, वो लोग उस प्रपोजल्स को अपडेट करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो इसलिए क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा प्रोसेस है, जो बेसिकली प्रपोजल बेस्ड लैंग्वेज है, प्रपोज बेस्ड लैंग्वेज है। मतलब बेसिकली ये लैंग्वेज जो है, ये आपका भी है, मेरा भी है, और सारे लोगों का भी है।
ये किसी प्रोग्रामिंग मतलब किसी कंपनी का ओनिंग लैंग्वेज नहीं है, मतलब ये कोई भी लोग इसको ओन नहीं करते इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ओके। इसके अलावा बहुत और भी जितनी भी लैंग्वेज है कोई ना कोई ओन करता है, लेकिन एच टी एम एल से जावास्क्रिप्ट जो है ये कोई भी इसको ओन नहीं करता है, लेकिन इसको सब भी ने यूज़ करता है। यस, करेक्ट। तो यही है बेसिकली इसके मेन चीज़, जिसके वजह से क्या हुआ, आप जावास्क्रिप्ट का कोई ऑफिशियल साइट नहीं देखोगे। अम, इसका एक्चुअली ऑफिशियल साइट तो है बहुत सारा, बहुत सारा, मतलब एक नहीं है, बहुत सारा ऑफिशियल साइट है, लेकिन इसको डेवलप करने के लिए जो कम्युनिटी इसके ऊपर डेडिकेटेड काम कर रहा है उसका नाम है मोजिला फाउंडेशन। इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट वेब टेक्नोलॉजी के ऊपर डेडिकेटेडली काम करता है, लेकिन इसके अलावा जावास्क्रिप्ट को कोई भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन दे सकता है। ओके। मोजिला। developer.mozilla.org, ये जो है ये बेसिकली इसका जो काम है ये कम्प्लीटली वेब टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहा है। ओके। तो ये ओनली वेब टेक्नोलॉजी के ऊपर ही फोकस करता है। वेब टेक्नोलॉजी को कैसे पूरी दुनिया में इसको फैलाया जाए, इसको लेकर काम किया जाए, जिसके ऊपर ये लोग मतलब पूरी डेडिकेटेड वे में काम करना, डॉक्यूमेंटेशन करना कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड इन लव डॉक्यूमेंटिंग CSS HTML एंड जावास्क्रिप्ट सिंस 2005। मतलब बेसिकली इन लोगों का भी इस खुद का चीज़ नहीं है, ये लोग सिर्फ प्यार से काम करता है, ओके। ठीक है। और इन लोगों का सिर्फ 10 लोगों का टीम मेंबर है जो करोड़ों में कमाते हैं हर साल, ओनली डोनेशन से चलता है। इन लोगों का खुद का एक प्रोडक्ट है जो है मोजिला ब्राउज़र, बट वो भी यस। ओपन सोर्स है। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें है सारे ही ओपन सोर्स है। तो इसी वजह से क्या है, ये लोग जो भी कमाते हैं वो सिर्फ डोनेशन से ही कमाते हैं। ओके। ये इन लोगों का कोई प्रोडक्ट नहीं है, इन लोगों का कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ये लोग सारा कुछ काम कर रहे। जैसे बोल रहे कि लाभ में काम कर रहे, तो ये प्यार से काम कर रहे। तो और करोड़ों में कमाते। हाँ, करोड़ों में कमाते हैं प्यार की वजह से। तो यही है इन लोगों का चीज़। और अभी इन लोगों का पूरा आर्किटेक्चर जो है, प्रोसेस जो है, अच्छी चीज़ है। बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब अगर आप यहाँ पे क्या है इंडिया में, ये तो यूएस में है, तो बेसिकली इंडिया में तो हम लोगों का वैसे इकोसिस्टम तो है नहीं कि लोगों को हेल्प करो। हम लोगों को मतलब एक टाइम पे था, पुराना टाइम पे, जो जहाँ पे जो उनके पास ज़्यादा पैसे होता था तो वो लोग क्या करते थे, एडुकेटर को, रिसर्चर को डोनेट करते थे पैसे। अभी वो कल्चर है नहीं इंडिया में, डोनेशन वाला कल्चर नहीं है। अभी अभी जो कल्चर है, कैसे वोट में जीतना है उसके लिए लोगों को आइडियल बनाओ। बट बेसिकली अगर रिसर्चर को अगर पैसे दिया जाता है, एडुकेटर को अगर पैसे दिया जाता है, तो क्या होता था, एडुकेटर और रिसर्चर बेसिकली टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करता है, उसको और भी बेहतर करते हैं। इसकी वजह से पहले क्या होता था, गुरुकुल फ्री होता था, जो गुरुकुल होता था पहले। अभी तो गुरुकुल कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एडुकेशन है, और एडुकेशन मीन्स बिजनेस। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा बिजनेस के तौर पे चलाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई फंड करे तो मैं पूरा एडुकेशन को फ्री करूँ, क्या बात। क्योंकि एडुकेशन फ्री होना चाहिए। सबसे बात यही है, यस। क्योंकि एडुकेशन फ्री नहीं होगा तो एडुकेशन बढ़ेगा नहीं, करेक्ट। और एडुकेशन जितना बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इनोवेशन होगा। क्योंकि हर लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है। उनको अगर एक नॉलेज मिल जाता है तो उनका
दूसरे तीसरे कुछ नॉलेज है, जो नॉलेज यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आ सकता है। लेकिन अगर एजुकेशन ही अगर कॉस्टली हो तो उसमें मतलब बेसिकली ज़्यादातर लोग क्या होता है, गवर बनेगा, सिर्फ जो भी चीज़ सीखेगा उसमें पैसे कमाने की कोशिश करेगा। अरे सीखने का मतलब ही पैसे कमाना नहीं है, सीखने का मतलब है कुछ कंट्रीब्यूट करना। करेक्ट। लेकिन हम लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते क्योंकि पैसे कमाना है। कंट्रीब्यूट पैसे कमाना। लेकिन एजुकेशन फ्री होना चाहिए सर, बट मालूम नहीं, एजुकेशन फ्री होना चाहिए शायद। एजुकेशन फ्री होना तो चाहिए, हर कोई बोल रहा है कि एजुकेशन फ्री होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? मैं भी नहीं कर पाता हूँ। और क्या करें। इसके बाद आता है क्लोजर फंक्शन। कॉन्सेप्ट जो है सारा आज ही सिखा देगा। ओके सर। नहीं वो समझ में आ गया बस, अभी इसको यूज करना, वो चेक करना मेरे फाइल में, तो ऑफिशियल लाइफ में कैसे यूज किया कैसे नहीं, तो अब थोड़ा समझ में आएगा। धीरे धीरे करके समझ सारा चीज़ आ जाएगा। बेसिकली मैं कॉन्सेप्चुअली सारा चीज़ बता रहा हूँ। ओके। डेफिनेटली इसके ऊपर जब काम करेगा, मतलब बेसिकली क्या है, ये मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा फुटप्रिंट दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट का। ये ओके। ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ों का फुटप्रिंट। इसी को लेकर एक एक क्लास बनता है, मतलब सारी चीज़ लेकर एक एक क्लास बन सकता है, लेकिन बड़ा करके क्या फ़ायदा। और यही सिंप्लिसिटी किसी को लिए दिमाग ख़राब कर देता है। यहाँ पे फंक्शन जो है, ये फंक्शन में बेसिकली क्या करते हैं, क्लोजर फंक्शन बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक फंक्शंस के अंदर दूसरा फंक्शंस को एग्जीक्यूट कराना या दूसरा ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट कराना, वो होता है क्लोजर फंक्शन। बेसिकली क्या है, सिंपली मैंने हाई कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैं बाहर करके यहाँ पे डेटा, जहाँ पे मैं हाई लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक नेम ले रहा हूँ, ठीक है। उस नेम को लेने के बाद मैंने यहाँ पे रिटर्न किया, उसके बाद फिर से और एक फंक्शन डाला। अच्छा नहीं, नेम मैंने यहाँ पे नहीं लूँगा, नेम मैंने यहाँ पे लूँगा। इसके बाद यहाँ पे मैं रिटर्न डाल रहा हूँ, जहाँ पे मैं डेटा प्लस नेम डाल रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये हुआ क्लोजर फंक्शन, मतलब जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक ये फंक्शन नहीं एग्जीक्यूट होगा, ओके। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मुझे इस फंक्शन को आउटपुट चाहिए, ये रिटर्न टाइप लिखा है, बट यहाँ पे अगर मैं रिटर्न टाइप नहीं लिखता तो यहाँ पे console डॉट लॉग करके भी कर सकता हूँ, मतलब ये नॉन रिटर्न टाइप भी कर सकता हूँ। कॉन्सेप्ट जो पहला कॉन्सेप्ट है, मतलब रिटर्न नॉन रिटर्न, ये सबके लिए एप्लीकेबल है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये हाई फंक्शन जब मैं कॉल कर रहा हूँ, इस हाई फंक्शन से कोई भी आउटपुट नहीं निकलने वाला। लेकिन हाई फंक्शंस के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ कर दिया, उसके बाद तुरंत यहाँ पे आउटपुट निकला। तो मतलब बेसिकली क्या है, जब यहाँ पे एक फंक्शन जब यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद दूसरा फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके लिए बेसिकली क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे इस भार को आउट बोलकर यहाँ पे मैंने लिख सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आउट बोलकर इस फंक्शंस को फिर से एग्जीक्यूट करा सकता हूँ, जिसके बाद यहाँ पे आउटपुट आ सकता है। तो इसका मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लिखते हैं यार फंक्शन में? मैं बोला ना कि जावास्क्रिप्ट ही है जो कॉम्प्लिकेट करता है फंक्शंस को। हाँ वही ना, वैसे इतना सिंपल क्यों हो सकता है यार इतना फंक्शन? लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो पाइथन में भी है। हाँ भाई, बट इतना ज़्यादा हम लोग यूज नहीं कर सकते फंक्शन के, फंक्शन लिखते बड़े, इसे 2 बार क्यों कॉल कर रहे हैं? ओके ठीक है उनका फंक्शन। अ, ये इसलिए करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, कुछ चीज़ पहले से बन के रहता है, जिसके वजह से हम लोग को फिर रीडिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है,
वही सेम चीज़ को करने के लिए। जिस लाइक मैं डेटाबेस का आउटपुट लेके आके रख देता हूँ मैं फंक्शन नहीं, के अंदर। ये कहाँ पे यूज़ होता है मैं आपको बोल देता हूँ। आप फ्लास्क में हाँ, काम किया है? फ्लास्क फ्रेमवर्क बहुत पाइथन कम में? बहुत हाँ, बहुत कम किया है। मैंने बहुत ऐसा काम किया बहुत ना। करा नहीं, बहुत कम काम किया मैंने। स्टार्टिंग में किया था, इसके बाद किया ही नहीं, इसको याद नहीं अच्छा, है मेरे को। उसमें आप एट द रेट साइन दिखा था ना, एनोटेशन। यस 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 एनोटेशन के थ्रू जो राउटर पाथ सेट किया हुआ रहता है, यस 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 यस। वो बेसिकली एक क्लोजर टाइप फंक्शन है। ओके। जो उसमें बेसिकली क्या होता है, राउटिंग का जो फंक्शनलिटी है वो पहले से लिखा हुआ रहता है। तो जो चीज़ मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एट द रेट हाई अगर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली इस फंक्शंस को कॉल करने के बाद, मतलब इस फंक्शन को कॉल करने के बाद ये फंक्शन ऑटोमेटिकली, मतलब ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे कॉल होता है ओके। जब इस तरीके का ऑप्शन है। बेसिकली ये एनोटेशन साइन जो है ये जावास्क्रिप्ट में सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन जब कन्वर्ट होता है तब बेसिकली ये जो एनोटेशन साइन जो है ये एक्चुअली टाइप स्क्रिप्ट में दिया हुआ है, जिसके वजह से क्या होता है, इस तरीके से हम लोग क्लोजर फंक्शन को जब कॉल करते हैं तब इस तरीके से हम लोग एक एनोटेशन डाल के, यहाँ पे कुछ काम है जो पहले से लिखा हुआ था, जस्ट मुझे अपना जो फंक्शन है, मतलब यहाँ पे दूसरा एक फंक्शन जो है यहाँ पे जस्ट ऐसे कॉल करते हैं इस तरीके से, यहाँ पे जस्ट इस तरीके से यहाँ पे कॉल करके यहाँ पे अपना जो आउटपुट है अगर दे देंगे तो यहाँ से जो डेटा आएगा उस डेटा को लेकर यहाँ पे डेटा डाल के आउटपुट दिखा सकते हैं, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है आउटपुट के टाइम पे ओके। एक क्लोज़र को यूज़ करके। तो एपीआई एंड पॉइंट भी ऐसे ही कॉल होते हैं सर? हम्म। एपीआई क्या एंड पॉइंट? हाँ, एपीआई एंड पॉइंट तो ऐसे ही बनता है, लेकिन बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से नहीं बनता है डायरेक्टली, लेकिन ओके जब टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तब ये एनोटेशन साइन के लिए हेल्प करता है। अदरवाइज़ यहाँ पे हम लोगों को इसको कॉल करने का जो तरीका है ये है, दो बार फंक्शन लिखना। 2 बार फंक्शंस को कॉल करना, उसके बाद डेटा डाल देना। डाल देना, उसके बाद आउटपुट निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो ये बेसिकली हम लोगों का जो क्लोजर फंक्शन है ये है। बट इसके अलावा भी क्लोजर फंक्शन का और भी कुछ पैटर्न्स है, जैसे कि रिटर्न करके हम लोग इसको ऑब्जेक्ट में भी डेटा रिटर्न कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नेम करके, यहाँ पे सॉरी नेम नहीं, यहाँ पे डेटा करके इस डेटा को यहाँ पे रिटर्न किया जा सकता है। सॉरी, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं यूज़ होता है। तो अगर इस तरीके का अगर होता है, ठीक है, तो ये जो तरीका है ये भी काइंड ऑफ प्रोसेस है, जहाँ पे यहाँ पे बाहर आउट करके ये हाई फंक्शन का जो डेटा है वो निकला। उसके बाद यहाँ पे लॉग में आउट को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है डेटा डॉट हाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, की वैल्यू पेयरिंग में डेटा आया, तो यहाँ पे डेटा डॉट डेटा सॉरी आउट डॉट डेटा किया तो यहाँ पे ओनली हाई प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट निकला है। तो इसीलिए बेसिकली जावास्क्रिप्ट में इतना ज़्यादा चीज़ें है जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ को कॉम्प्लिकेट दिखाने की प्रोसेस आ जाता है, जो कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग सकता है। ठीक है, तो जो भी है बेसिकली घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट है तो जो समझना है समझ लीजिए, क्योंकि यही से डेटा आउटपुट आता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली क्लोजर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट, ये क्लोजर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है। ओके, यस। अभी ये क्लोजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाने के बाद फिर हम लोगों को यहाँ पे
और एक टाइप का फंक्शन है, मतलब बेसिकली जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा फंक्शन है। अच्छा, क्लोजर टाइप फंक्शंस के बाद और एक ठीक फंक्शन है। है 7 में डालता हूँ, मॉड्यूलर फंक्शन। कौन सा? मॉड्यूलर, मॉड्यूलर फंक्शन। ओके। इसको मॉड्यूलर फंक्शन बोलते हैं, मॉड्यूलर मॉड्यूलर फंक्शन। ठीक है, तो मॉड्यूलर फंक्शन और 8 नंबर पे होता है कंस्ट्रक्टर। तो मॉड्यूलर फंक्शन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी फंक्शन है, मतलब यहाँ पे जिस तरीके का फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, क्लोजर क्या था, क्लोजर एक्चुअली 6 नंबर था, 5 नंबर लिखा, ये एक्चुअली 6 नंबर। 5 नंबर एनोनिमस नहीं लिखा हमने। एनोनिमस तो है ही ना, ये बेसिकली एनोनिमस फंक्शन, मतलब जैसे हाँ। पैरामीटर गया, ये एनोनिमस फिफ्थ एनोनिमस ये होगा, मतलब जो इंटरनली एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जब जाता है उसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। और ये एनोनिमस फंक्शन जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो इसका कोई बॉडी मतलब नेम नहीं होता है, बेसिकली यहाँ पे जब हम लोग कॉल करते हैं तो इसका कोई नेम नहीं है, इसका कोई नेम नहीं है, तो इसीलिए ये जो है ये एनोनिमस फंक्शन है। ओके। ठीक है, मतलब बेसिकली ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का नाम नहीं होने की वजह से ये इस फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन बोला जाता है। ओके। और नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग एनोनिमस का ऐसे बोलते हैं कि नाम नहीं होता। फिर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा सर मुझे, क्या? बेसिकली वो थोड़ा क्लोजर फंक्शन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। क्लोजर फंक्शन और कॉलबैक फंक्शन कॉल ये बैक थोड़ा सा फंक्शन। कॉम्प्लिकेटेड है, और बट बाकी वो बाकी 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 थोड़ा मुझे वो इजी लगा, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता था। बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बाकी प्रॉब्लम नहीं है, यस लेकिन यस। जो कॉम्प्लिकेटेड है वही सिंप्लीफाई करता है काम को। ओके। बेसिकली जो चीज़ कम्प्लीट होता है, जो चीज़ हार्ड होता है वो वही सबसे ज़्यादा मज़ा देता है, मज़े देने वाला चीज़ वही है सबसे ज़्यादा। मॉड्यूलर, मॉड्यूलर जो फंक्शन है ये इतना ही तक करेंगे, कंस्ट्रक्टर बाद में करेंगे, क्योंकि चलेगा। कंस्ट्रक्टर जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, मतलब हार्ड है, मतलब उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर और भी बहुत ज़्यादा है। मॉड्यूलर फंक्शन जो है बेसिकली क्या होता है, जो भी फंक्शंस हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किया है पहले, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि ये जो फंक्शन था, ठीक है, क्या? ये फंक्शन है, ये फंक्शंस को मैं लेता हूँ, नहीं इसको लेता हूँ वाइट को, इस वाइट फंक्शंस को लेता हूँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। तो यहाँ पे इसको डाल दिया, डालने के बाद जैसे ही यहाँ पे ये फंक्शंस कॉल किया, ठीक है, ओके। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये फंक्शन डिक्लेयर हुआ, डिक्लेयर हो ठीक है, गया थर्ड। ये फंक्शन डिक्लेयर हो गया, लेकिन इसको कॉल करना है, तो इसीलिए क्या है, इसको फिर से एक ओवल ब्रैकेट में डाल दिया, और उसके ओके। बाद यहाँ पे मैंने ये नाम डाल दिया। मतलब बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे जो फंक्शन है इस फंक्शन का डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। ओके गॉट द पॉइंट। हम लोग आपने बोला कि भाई मैं कुछ मैं पैरामीटर पास सेकंड ब्रैकेट से पैरामीटर। ओके। फर्स्ट ब्रैकेट से फंक्शन बॉडी पूरा का फंक्शन डाला आपने। तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया, जो फंक्शन बेसिकली क्या है, एक वॉइड फंक्शन है, इसको एनोनिमस कर दिया, मतलब नाम हटा दिया तो एनोनिमस हो गया। तो इस फंक्शंस को जैसे ही यहाँ पे कॉल किया, उसके बाद इसको मतलब डिक्लेयर किया, उसके बाद इसको डायरेक्टली कॉल भी कर दिया। ओके। तो इसको मॉड्यूलर फंक्शन या इसको सेल्फ एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी बोल सकते हैं, सेल्फ एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो समझे कितना सारा फंक्शन का पर चीज़ें है, अभी और एक बाकी है। नो प्रॉब्लम।
दोनों को सेम बोलते हैं। तो ये है सेल्फ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। क्योंकि बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट में ये जितने भी फंक्शंस है, इतना सारा फंक्शंस आपको और दूसरे किसी लैंग्वेज पे दिखेगा नहीं। नहीं लेकिन यहाँ पे जो भी लैंग्वेजेस है, मतलब जो भी फंक्शंस टाइप है, ये सारा फंक्शंस टाइप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, अगर हम लोग हर एक चीज़ को प्रॉपरली यूज़ कर पाए तो। ओके। बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट जैसा लैंग्वेज दूसरा कोई भी नहीं मिलेगा जो इतना ज़्यादा कैपेबल है और इतना ज़्यादा वर्सटाइल है आज के डेट में। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज अभी है। ठीक है, तो आज इतना ही तक। ओके सर। सर थर्सडे क्या पढ़ेंगे? कंस्ट्रक्ट थर्सडे थर्सडे क्या पढ़ेंगे? कंस्ट्रक्टर, ओके चलेगा। तो constructor पढ़ लिया। जो कंस्ट्रक्टर है वही बेसिकली हम लोगों का स्टार्टिंग है From the ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ओके चलो भेज दो मुझे, एटलीस्ट मुझे भेज दो, स्क्रीन का जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट भेज दो।